अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हम लोगों ने सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटीज़ वाले चैप्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, पैराफिन वैक्स थेरेपी को और साथ में हम लोगों ने हाइड्रोकुलेटर को डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रास्ट बाथ या वर्लपूल थेरेपी। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्ट्रास्ट बाथ आता है, इसके अंदर हम दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। हम लोग कोल्ड वाटर को भी यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग हॉट वाटर को भी यूज़ कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। पहले पेशेंट को हम लोग यूजुअली हॉट वाटर के अंदर डालते हैं, फिर हम उसको बाद देते हैं कोल्ड वाटर के अंदर। तो इससे क्या होता है कि पहले जब हम लोगों ने उसको हॉट वाटर के अंदर डाला तो हमें पता है क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी। और उसके बाद आपने जब उसको कोल्ड वाटर के अंदर डाला तो फिर क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ओकेजनली जब वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन होती है तो इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर आपका 36 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो कोल्ड वाटर होता है उसका 15 to 20 होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट को हम हमेशा हॉट वाटर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद पेशेंट को कोल्ड वाटर के अंदर डालते हैं। ट्रीटमेंट टोटल 15 to 30 मिनट्स के लिए चलता है। वार्म वाटर में 3 मिनट्स तक रहता है और फिर 1 मिनट के लिए कोल्ड वाटर में, और फिर ये साइकिल 3 to 4 टाइम्स या 4 to 5 टाइम्स जो है वो रिपीट की जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल इसका मैकेनिज्म है। अब इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं? पहली बात वही मैंने जो आपको बता दी कि वेजोडाइलेशन होती है फॉलोड बाय वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो एक बेटर होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी हमारे पास मेटाबोलाइट्स होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, ये होता है जब आपने पंपिंग एक्टिविटी ज़्यादा कर दी है ना, वेजोडाइलेशन के बाद वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है, तो उससे अल्टीमेटली ब्लड फ्लो तो इम्प्रूव होगा ही होगा, वहाँ की जो मेटाबॉलिक या न्यूट्रिशन स्टेट है वो भी इम्प्रूव होगी। वहाँ पर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी एक्सीडेंट पड़ा हुआ है वो भी जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक बात यह है कि वही बात है कि हम रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर जब वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन होती है तो उसका यही इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके अलावा ये एडीमा को रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होती है और उसका मैकेनिज्म भी वही है कि वहाँ से वेस्ट मटीरियल निकलता है, वहाँ से एक्सेसिव वाटर जो है निकल जाता है, तो उसकी वजह से ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस में भी इसीलिए ही बेटर होगी क्योंकि ये क्या कर रही है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रही है। फिर हमारे पास आता है कि पेन को सप्रेस करती है बाय गेट मैकेनिज्म। देखें, चूँकि हम लोग पहले पेशेंट को वार्म वाटर में और फिर कोल्ड वाटर में एकदम डाल रहे हैं तो एक्सेसिवली आपकी जो स्टिमुलेशन है सेंसरी वो आ रही है, एकदम से विगरस सेंसरी स्टिमुलेशन हो रही है। जब आपके पता है, देखिए गेट मैकेनिज्म जो है ना, इसका बहुत सिंपल सा ये होता है कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो पेन का सिग्नल लेकर जा रहे होते हैं और कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो प्रेशर, टच या टेम्परेचर और वाइब्रेशन वगैरह का सिग्नल लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करते हैं, गेट मैकेनिज्म के थ्रू इनको एक्टिवेट करते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रेफरेबली परस्यू करता है, इनको प्रेफरेबली डील करता है, इनके बारे में वो इतना फिर नहीं सोचता। तो जब हम लोगों ने इन पार्ट्स को एक्टिवेट करना होता है, यही टेंस का भी मैकेनिज्म है। जब हम प्रेशर, टच, वाइब्रेशन वाले सेंसर्स को या फाइबर्स को एक्टिवेट करते हैं तो वो ब्रेन तक पहले जाते हैं। ब्रेन उन सिग्नल्स को ज़्यादा अच्छे से परसीव करता है और पेन की सेंसेशन जो है वो कहीं पीछे रह जाती है और वो ऊपर तक पहुँचती ही नहीं है, गेटिंग हो जाती है। तो बिल्कुल यही मैकेनिज्म जो है वो कॉन्ट्रास्ट बाथ में भी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, एक चीज़ आपने ख्याल रखनी होती है कॉन्ट्रास्ट बाथ के अंदर कि इसकी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। ठीक है, इसमें हम डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, बैक्टीरियासिडल सब चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो भी, ताकि जो है वो बाथ की एक हाइजीन को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन। देखिए, एक तो चीज़ है कि आप कॉन्ट्रास्ट बाथ के अंदर डालें तो पेशेंट को अगर ओपन वुंड्स है तो फिर तो आप इसको नहीं यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट को रिसेंट हिस्ट्री है हेमरेज की और ऊपर से आपने उसको ऐसी मोडेलिटी पकड़ा दी है जो कि सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर रही है, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। मे बी उसकी जो है वो ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाए। फिर एक्जिमा चूँकि एक स्किन कंडीशन है तो इसके अंदर भी हो सकता है, स्किन एलर्जीज में या इन्फेक्शन में भी आप ये यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्ट्रास्ट बाथ, बहुत छोटी सी एक थेरेपी थी। नेक्स्ट पार्ट में अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो वर्लपूल बाथ थेरेपी क्या होती है। बेसिकली ये भी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम वाटर को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम वाटर के मैकेनिकल इफेक्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं और साथ में टेम्परेचर को कंबाइन कर रहे होते हैं। पीछे हमारे पास टेम्परेचर यानी हॉट कोल्ड दोनों को कंबाइन करके, लेकिन यहाँ पर हम मैकेनिकल वाटर को कंबाइन कर रहे हैं, मैकेनिकल इफेक्ट्स वाटर को कंबाइन करें। टेम्परेचर में हमारे पास यूजुअली इसका जो टेम्परेचर है वो 36 to 45 वाटर का होता है। ठीक है, और जो है ना एक मोटर होती है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, टर्बुलेंस प्रोड्यूस कर रही होती है हमारे वाटर के अंदर। ठीक है, एक मोटर हो सकती है या कोई भी डिवाइस हो सकता है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, एक टर्बुलेंस प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो क्या कर रही होती हैं, आपकी बॉडी पे इफेक्ट शो कर रही होती हैं। अब इसमें मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ वाटर
किस तरह से हम लोगों को हेल्प करते हैं या क्यों एक थेराप्यूटिक चीज़ समझे जाते हैं, वो इसलिए समझे जाते हैं क्योंकि जब टर्बुलेंस होती है तो एक्सेसिवली आपकी वही बात है सेंसिटिव स्टिमुलेशन होती है, और सेंसिटिव स्टिमुलेशन और जब हॉट वाटर कंबाइन होता है तो अल्टीमेटली आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और हीटिंग इफेक्ट जो है वो उसका इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब ये हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट, अगर लिम्ब और एक्सट्रीमिटी का ट्रीटमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है वो लार्ज एरिया कवर करता है, जो कि अगर हम हीटिंग 1 पैक लगाएंगे 2 पैक लगाएंगे कितने लगा देंगे, सो लार्ज एरिया को कवर करने के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। ठीक है, या अगर आपने होल बॉडी को भी हीटिंग मोडेलिटी देनी है ना तो ये भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 15 से 20 मिनट का इसका टोटल ट्रीटमेंट टाइम होता है। यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, अगर पेशेंट को रोमेटिक डिसऑर्डर, अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर स्वेलिंग वगैरह हो ना, तो रोमेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, उसके अंदर भी इफेक्टिव होती है। पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस है अगर पेशेंट को और आपने हीटिंग देनी है तो उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, जॉइंट पेन के अंदर भी ये काफ़ी इफेक्टिव होती है क्योंकि इसके अंदर आप वाटर के मैकेनिकल इफेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, सो वहाँ पर जो भी जॉइंट्स के अंदर भी एक्सेसिव जब स्टिमुलेशन उसको मिल रही होती है, जो टर्बुलेंस वगैरह होती है वाटर की उसको स्टिमुलेट कर रही होती है, तो वहाँ से मेटाबोलाइट्स वगैरह या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाता है। वही बात है पोस्ट इमोबिलाइजेशन या पोस्ट सर्जिकल मोडेलिटी के तौर पर ये काम करती है। ठीक है, क्योंकि सर्जरी के बाद हम इमोबिलाइज करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को और उसको रिलीव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहती है। और सर्जिकल मोडेलिटी पोस्ट सर्जिकल भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है क्योंकि उसमें हमने एज अ बॉडी जनरल रिलैक्स करना होता है। बाज़ का कुछ ऐसी सर्जरीज होती है जिसमें आपकी बॉडी स्पैज़ में चली जाती है। ठीक है, वहाँ पर आपके हो सकते हैं लोअर लिम्ब की हिप की सर्जरी हो तो आपको पूरा मसल ही स्पैज़ में चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा और ऊपर से आपने उसको इमोबिलाइज भी किया होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव होती है क्योंकि आपने रिलैक्सेशन को प्रमोट करना होता है। एक तो ये है हीटिंग मोडेलिटी क्योंकि आप हॉट वाटर का यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से जब आप एक्सेसिवली बाहर से टर्बुलेंस का स्टिमुलस आपकी बॉडी में मिल रहा होता है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो भी पेन गेटिंग है वो भी होती रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये बेटर रहता है। ठीक है, एक सेंसेशन रिलैक्सेशन की भी मिलती है। मोर लाइक इट्स लाइक अ थेरेपी, जैसे हम लोग अगर वाइब्रेशन या मसाज चेयर के ऊपर भी बैठते हैं तो उसके अंदर भी हम लोगों को फीलिंग रिलैक्सेशन की आती है। और होता क्या है, वो आपकी एक्सेसिवली स्टिमुलेट कर रही होती है, प्रेशर दे रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है वो मशीन, उसके अंदर भी इसी तरह से, तो ये भी जो है वो रिलैक्सेशन को इसी तरह से प्रमोट करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगेन सेम है, ओपन वुंड्स में यूज़ नहीं करना, रिसेंट हैमरेज है तो नहीं यूज़ करना, स्किन एलर्जी या एक्जेमा या इन्फेक्शन में यूज़ नहीं करना। अगेन इसकी भी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो है ये एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जा सके। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट थेरेपीज़ थी, इसके अलावा इस चैप्टर इनके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको बेसिक मैकेनिज्म अगर इनका पता है तो आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाती है। अच्छा, इसके बारे में हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ उसमें लिखा हुआ है हीलियोथेरेपी का। अच्छा, हीलियोथेरेपी में हमें पता है कि हीलियो मीन सन, थेरेपी मीन ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट थ्रू सन इज कॉल्ड एज हीलियोथेरेपी। बेसिकली ये भी एक हीटिंग मोडेलिटी के तौर पर काम करता है, यूजफुल। बेसिकली ना जब हमें पता है कि जो सनलाइट है ना ये मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इस तरह पेशेंट जिनके अंदर वाइट लागा होता है तो उसके अंदर भी ये हेल्पफुल रहता है। बट ये स्किन कंडीशंस है और ये ज़्यादा पेशेंट सेंसिटिव भी हो सकता है सनलाइट से, सो मॉडरेट अमाउंट ऑफ सनलाइट, मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस आर बेटर। ठीक है, और चूँकि इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज भी होते हैं तो ये भी इस वजह से भी हेल्पफुल करता है। इसके लिए विटामिन डी आपको प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, तो ये बेसिक इसका मैकेनिज्म है। दिस इज़ नॉट एज इफेक्टिव लेकिन ये कि रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है ये। ठीक है, हीलियोथेरेपी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सोनाबाथ थेरेपी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।